ना भी हुआ ऐसा फील होता है कि ब्रेकअप हो गया है, दिल टूट गया। दिल तो सबका टूटता है, एक बार ही तो टूटता है। उसकी सिचुएशन पे ये गाना है कि वो अब उसका प्यार जा चुका है इस दुनिया से। बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टाइम तक आपको एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक टैग लगना इम्पोर्टेंट है। कोई प्रोडक्शन हाउस जिसको चाहिए होगा वो गाना तो वो बुला लेंगे। आपको प्लेटफॉर्म मिला या फिर रियलिटी शो जो है मिथ है? मेरी जर्नी रियलिटी शो से बिल्कुल शुरू नहीं हुई, वहाँ पर अलग तिकड़म होती है। जितना ज्यादा जो बेचारा दिखेगा हाँ जी। वो ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया। अक्षय कुमार ने उस पर परफॉर्म किया है, वो फीलिंग कैसी थी? फीलिंग ऐसी होगी जैसे मैं सातवें आसमान पे चढ़ गया। आपके लिए भी एक स्पेशल मूवी कह सकते हैं। मेहनत करता है आदमी तभी लक साथ देता है। आप ये कह रहे हो कि नेपोटिज्म सही है? नेपोटिज्म एक तरीके से ठीक है। आप एक वेडिंग में परफॉर्म कर रहे थे हाँ। और वहाँ आपको हैरेस किया गया। होता सब कुछ है, आपको संभालना आना चाहिए। या तो आईआईटी कर ले, सॉरी आईआईटी नहीं, आईटीआई। आईआईटी। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूँ आपके साथ सुषमा और मेरे साथ हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सुधीर यदुवंशी। वेलकम टू आवर चैनल सर। बहुत कैसे बहुत आप? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सब कुछ? किल कर दिया बिल्कुल आपने तो कावा कावा से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैंने कहा सब भोलेनाथ की कृपा है वो जो हो रहा है। शंभू जी की भी कृपा है ना, अक्षय कुमार वाले शंभू सॉन्ग की। हाँ, एक ही बात है, मतलब भोले के कितने नाम। और कृपा से ही होता है सब। इंसान तो मेहनत करता ही रहता है पूरी जिंदगी अपने टारगेट्स के लिए, तो हम लगे हुए हैं। कितनी बदल गई है लाइफ? थोड़ी बहुत, क्योंकि पहले भी कुछ स्पेसिफिक नीड्स नहीं थी और अभी भी नहीं है। बस ये है कि म्यूजिक के साथ रिलेशनशिप और गहरा होता जा रहा है। अच्छा। और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा गाने, और ज़्यादा काम। मतलब एक होता है ना किसी किसी के अंदर एक थोड़ी, दिल्ली में बोलते हैं एक स्पेसिफिक वर्ड, मैं दिल्ली वाला हूँ। हाँ हाँ। चुल होती है एक अंदर। काफी कैंडिड हो गया ये तो। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। धर्मा प्रोडक्शन से जब नाम जुड़ा है उसके बाद लाइफ चेंज तो हुई होगी, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे, रास्ते आपके काफी खुले होंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही। मतलब सालों से लगा हुआ इंसान जब उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो मतलब कितना किसी भी लेवल का प्रोजेक्ट हो, उसको थोड़ा सा भी बूस्टअप मिलता है ना, तो आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको लोग बुलाते हैं, आपको थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिलने शुरू हो जाती है। आप अपने घर पे भी आते हो तो आपको लगता है मैं अपने घर पे नहीं हूँ। स्टार वाली फीलिंग आती है? हाँ थोड़ी थोड़ी। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे को ऐसी फीलिंग्स आए। मैं थोड़ा नेचुरल और नॉर्मल रहना चाहता हूँ। ये बबल क्रिएट होता है वैसे, है ना, कि भी कुछ अच्छा होता है ना जीवन में, कि कोई जैसे मैं सिंगर हूँ तो मेरा गाना आ गया कोई बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे आ गया, और एक गाने में अक्षय कुमार ने भाई तेरे एक्ट कर लिया, सर धन्यवाद पहली बात तो अक्षय सर का, उन्होंने। तो उसके बाद थोड़ी सी ऐसे मतलब कि आपके अंदर मैं और वो सब आने लगे। क्या बात है, मेरी तो तारीफ हो रही है, मेरे को तो सब प्यार कर रहे हैं। वो नहीं आया? वो शुरुआत होती है, लेकिन आपका खुद का दिमाग ही उसको संभाल सकता है ना। सही समय पे उसको रोक दो और बस उस बबल को फोड़ के बाहर निकलो और काम करो। जब आप किसी रियलिटी शो में परफॉर्म कर रहे थे करण जौहर के सामने, हाँ जी। तब सोचा था कि उनके प्रोडक्शन हाउस में काम करोगे? और करण सर ने मुझे एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किया था। वो उन्होंने मुझे बोला था, मैं तुम्हारे सुर ताल और ये सब सुन नहीं रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तुम एकदम हीरो की तरह परफॉर्म कर रहे हो, तुम हीरो के लिए गाने के लिए बने हो। वो मेरे दिमाग में चिपक गया। होता है ना एक ट्रिगर मूवमेंट आता है। हाँ हाँ। ऐसे बहुत सारे ट्रिगर मूवमेंट मेरे जीवन में रहे हैं, तो एक ट्रिगर मूवमेंट था वो। उन्होंने मेरी जो तारीफ करी वो मेरे यहाँ छप गई, तो हीरो के लिए गाने के लिए बना है। तो उस दिन से मैंने उसको मतलब कि इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट तो किया। मैंने सोचा कि यार एक इतना बड़ा आदमी आपको इतनी अच्छी बात बोल रहा है, तो उसको पॉजिटिवली लो और आगे बढ़ो और उस बात को पूरा करो। तो मेरे को पता नहीं था कि कोई फेवर करेगा या कोई मुझे बुलाएगा या कोई बोलेगा भाई अगर उन्होंने बोला है तो वो खुद ही बुला लेंगे। इतने बिजी आदमी होते हैं, है ना, कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी सारी मूवीज़ बन रही होती हैं। लेकिन ये एक संयोग है या एक लक है या ये भगवान की कृपा है, पता नहीं। वो मैनिफेस्टेशन सही जगह पे जाकर लैंड हो गई। अभी आपने बात की कि आपको करण जौहर ने बोला था कि हीरो वाला वो आपके अंदर है, तेवर है, तो क्या धर्मा प्रोडक्शन में हीरो बनने का सपना है अब? अरे नहीं, करण जौहर कहीं देख लें, वीडियो उनके तक पहुंचे और वो ऑफर करे कि बाबा तुमने गाना तो बहुत खतरनाक गाया, किल कर दिया, आओ एक्टिंग भी करो, एक्टिंग की भी कमान संभालो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं एक्टिंग के लिए पैदा हुआ हूँ।
मिला तो ना सोचोगे? मैंने पता नहीं यार, मतलब क्योंकि सोचो करण जौहर है बाबा, उन्होंने मतलब इतने बड़े फिल्म मेकर है, उन्होंने बोला है कि तुम जब गा रहे थे तो सिंगर की तरह नहीं, बिल्कुल हीरो की तरह तुमने गाया है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसा। गाया है उसमें मेंशन्ड है ना, गाया है। हाँ। अब मैं एक्ट हीरो की तरह कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं, अच्छा। लेकिन अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए कोशिश ज़रूर करूंगा, मेहनत ज़रूर करूंगा कुछ नया करने की, है ना। एक अपनी ज़िंदगी से हट के कुछ हो जाएगा, हटके। कोशिश करूंगा अगर ऐसा कुछ आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मेरा काम म्यूज़िक है और मैं म्यूज़िक में अच्छे ढंग से काम करना चाहता हूँ, अपने पूरे तन मन धन को सौंप के। उस पूरा बीच में पूरी मतलब डेडिकेटेड हो पूरी तरह से म्यूजिक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम झोंक दिया अपने जब आप देख को। खुद को वो दिख रहा है हाँ जी। परफॉर्मेंस में, लाइव परफॉर्मेंस में बहुत दिखता है। हम देखते हैं मतलब बहुत ज़्यादा लाइव परफॉर्मेंस में आपकी भीड़ भी बहुत आ रही है और लोग धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे हो। इंस्टाग्राम रील्स बहुत बड़ा जरिया मुझे लगता है। और ऐसा जब गाना आता है जैसे कावा कावा आपका है, कावा कावा का मतलब क्या है? किल फिल्म में जो आपने गाया है। कामा कामा एक ट्रेडिशनल फोक है, हमने सुना ही होगा, और वो एक सुखी पाजी का कामा कामा है। तो उसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है। उस पहले वाले का क्या था, कावा 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 अज मेरा जी करदा मैं उड़ जा नाल हवावा। तो कावा से एक्चुअली में वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, लेकिन क्या होता है ना फोक गानों में, आबो हवा हाँ। है ना, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनसे बातें करते हैं। नहीं उनके बारे में जिक्र होता है। अच्छा। और हम कहानियों में भी सुनते हैं ना बहुत सारी, हाँ, है ना। तो हम हाँ, जैसे वो है रॉकस्टार का शेर song। है, हाँ वो शेर है एक्चुअली बहुत पुराना शेर है। कागारे मोरी इतनी अरज तुझे चुन चुन खाई हो मांस। क्या है उसमें वो कोई भी अगर वो मांस का टुकड़ा देखेंगे तो कौवा खाने आएगा ना उसको। तो वो उसको अपने प्यार से और उस अपने जीवन से उसको जोड़ के उसको रिलेट करके कुछ एक शायराना अंदाज देके प्रेजेंट करते हैं। छोड़ देना ताकि मैं देख सकूं। हाँ, तो वो एक शायराना चीज है। और कामा कामा भी यहाँ पर भी वही है। आपका वाला कावा कावा कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है बाबा। बहुत बहुत वाइल्ड है। तो मतलब धर्मा के प्रोडक्शन में एक गाना गाने गए, तो धर्मा में जनरली हमारे ऐसे दिमाग में होता है, धर्मा का नाम सुनते रोमांस जा रहे बाहें फैला रहे हैं, फिर अब सिंगर कोई सोचता होगा तो रोमांटिक गाने की सोचता होगा। तो आपको कैसा लगा कि अचानक से आपको ऐसा वाइल्ड सॉन्ग मिल रहा है? तो मेरी इच्छा ऐसे ही गाने गाने की है। हे हो प्यार भरे ये सब गाने गाना के लिए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर दिल टूटा है क्या? कहते हैं ना मतलब कि मैंने बहुत सारे फिल्में देखी, थोड़ी मैं भी फिल्मी हूँ क्योंकि अब फिल्म जर्नलिज्म में हो जाता है इंसान। दिल टूटने के बाद सिंगिंग शुरू किया, दिल जुड़ने के बाद शुरू हो गया था? नहीं, म्यूजिक से और सिंगिंग से मेरा दिल टूटने का कोई रीजन, मतलब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। और कि मैं वो दर्द को लेके गा रहा हूँ। नहीं, कई सारे आर्टिस्ट का होता है। मैंने कहा कि बात अगर है तो निकलवा लूँ मैं। हाँ देखो, दिल तो सबका टूटता है, एक बार ही तो टूटता है, ठीक है। आपका कितनी बार टूटा? एक ही बार ही टूटा। एक ही बार टूटा। तब मतलब सिंगर बन चुके थे या फिर बनने के? नहीं, मेरे को कोई सोच ही नहीं थी सिंगर बनने की, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जीवन में कुछ करूंगा नहीं करूंगा। और मैं छोटा था, वो एक लड़कपन वाली जो एज होती है ना 11-12, 11वीं 12वीं में, है ना, उसमें कुछ हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, तो हो गया था कुछ। आप सिंगर, सबसे एक शिकायत है, मतलब मेरी है, मेरी दोस्तों की है, कलीग्स की है, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं उनकी भी, कि बाबा जैसे हम जब भी कोई रील देखो या कोई सैड सॉन्ग सुन लो तो ब्रेकअप ना भी हुआ ऐसा फील होता है कि ब्रेकअप हो गया है, दिल टूट गया, हमसे टूटा कोई इंसान दुनिया में नहीं है। तो सिंगर्स को भी ऐसा महसूस होता है? कभी कोई गाना सुन ले तो अरे एकदम चले गए, उस जोन में चले जाते हैं ऐसा? हाँ, कुछ चीज़ों में ना ऐसे महसूस करके गाना पड़ता है। हमारा तो काम है ना, जैसे सबका एक अलग काम होता है स्पेसिफिक, जैसे एडिटर का एक अलग काम होता है ना, और रिकॉर्ड जो करने वाले उनका एक अलग काम होता है, वीडियो क्रिएट जो करते हैं उनका एक अलग काम होता है। सिंगर का भी काम है कि हर सिचुएशन के गाने को, उस फील को समझे और फिर उसको उसके साथ इंसाफ करे। जैसे कामा कामा आपने बोला, बड़ा वाइल्ड गाना है, तो ये गाना जाते ही मुझे शाश्वत सचदेव सर है, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी बहुत सही तरीके से। स्टूडियो में जाने से पहले गाना भी नहीं सुना था मैंने, तो उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी कि भाई एक बंदा है, उसके हाथ में वेपन है, वो पूरा लहूलुहान हो रखा है, और बहुत सारे गुंडों ने ना उसके जिससे वो प्यार करता है उसको मार दिया है। और ये बंदा है ना जो ये फौजी है और जिसके हाथ में वेपन है, और उसकी सिचुएशन पे ये गाना है।
कि वो अब उसका प्यार जा चुका है इस दुनिया से, अब जिन्होंने उसको मारा है उन सबको वो खत्म कर रहा है, वो एक एक करके सबको मार रहा है। इमेजिन कर रहे थे आप पूरा ये सॉन्ग रिकॉर्ड करते टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो ब्रीफिंग थी ही इसलिए, बताया इसलिए गया था कि भाई वो पावर, वो जोश आना चाहिए। सिंगर्स को एक कॉन्टेक्स्ट इसलिए बताया जाता है ताकि वो गाने को इमेजिन कर पाए और मतलब माहौल समझे, पूरा माहौल समझे, माहौल क्या फील समझे गाने की, कि गाना कहना क्या चाहता है, गाने में मतलब की रिक्वायरमेंट क्या है। राघव से मिले? राघव भाई से मेरी बात बहुत हुई है, हाँ। लेकिन वो इतने ज्यादा बिजी हैं इस समय पे अच्छा। कि उनसे मुलाकात तभी नहीं मिले थे आप जब रिकॉर्ड वगैरह हुआ सॉन्ग? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। मैं क्योंकि क्या होता है ना, हमारा काम है स्टूडियो के अंदर, प्लेबैक का मतलब यही है पीछे। तो मैं वहां पर सबसे मिला जो म्यूजिक सुपरवाइजर हैं या जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो लिरिक्स, सब इन सब से मैं मिला, लेकिन मैं जो मेन एक्टर्स और ये सब है इन सब से नहीं मिला इस टीम से। लेकिन इन सब से मेरी बात हुई जब इन लोगों ने उस पर मतलब देखा होगा गाना कि भाई क्या बन के आया है, तो उनको बहुत अच्छा लगा गाना। उन्होंने मुझे स्पेशली मेरे को मैसेज किए और अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। फिर हमारी एक दो चार अच्छी बातें हुई, फिर मैंने भी कुछ अच्छी तारीफ वगैरह की, क्योंकि मैंने भी थोड़े बहुत क्लिप्स जो देखे थे मूवी के बहुत खतरनाक थे। तो ऐसे हमारा आदान प्रदान हुआ बातों का। गाने नहीं बनाया, उसे और खतरनाक बनाने में गाने का बहुत बड़ा योगदान है, वो दिखता है स्क्रीन पे। बॉलीवुड म्यूजिक मतलब कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो पिक्चर बनती है उसमें तो बहुत बड़ा योगदान होता है ना म्यूजिक का। तो ये जो इंडिया से बाहर रिलीज हुई है उसमें मे भी कोई भी गाना नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर के अलावा कोई गाना नहीं है। लेकिन इंडिया में जो रिलीज हुई है उसमें 2-3 गाने हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन है। मेरा गाना मतलब कि कावा कावा सारे प्लेटफॉर्म्स पर आता है, तब वीडियो के साथ आता है। लेकिन अगर हम हॉल में देखने गए थे, थिएटर में देखने गए थे, तो बिल्कुल एंड में आता है। हाँ। तो पिक्चर के अंदर कुछ भी नहीं है गाना ऐसा कुछ, लेकिन इस पिक्चर को क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन करने के लिए और हर चीज में ये हमारा कावा कावा हमेशा चलता था। मतलब किल का एंथम बोल सकते हैं कावा कावा। हाँ, बिल्कुल। वैसे अच्छा, ये एक कॉन्सेप्शन होता है हमारे यहाँ कि बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टाइम तक आपको एक बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक टैग लगना इम्पोर्टेंट है। आप पे लग गया, तो अगर इन केस किसी पे नहीं लगा तो क्या सक्सेसफुल नहीं होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई टैग लगना जरूरी होता है, बल्कि इसका उल्टा होता है कि एक इंसान अपने लेवल पे काम, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं काम करने के लिए, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसके अंदर है बातचीत, अच्छा कर रहा है, तो उसको मौका मिल जाएगा। तो क्या होता है कि कंपनीज भी ये देखती हैं कि कौन बंदा अच्छा कर रहा है और थोड़ा राइज कर रहा है, तो फिर उसको वो पिक कर लेती हैं और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, कि इसको हम शाइन कर सकते हैं, है ना। वैसे जैसे मेरा कोई गाना आया, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे करा, अपने खुद के पैसों से अपने करा और अच्छा हुआ, और वो थोड़ा सा बूस्ट होने लगा, कुछ उसके 4-6 मिलियन हो गए। तो जेन्युइनली अगर कोई उसको म्यूजिक डायरेक्टर सुन लेगा या कोई प्रोडक्शन हाउस जिसको चाहिए होगा वो गाना, तो बुला लेंगे कि भाई इस गाने को खरीद लो या इस सिंगर को बुला लो, इसके साथ हम काम करते हैं, तो फिर वो राइज करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं बुलाएंगे तो आप राइज नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे इंडी आर्टिस्ट बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर जिनका कोई लेबल के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा। वो खुद से बड़े बने हैं और उसके बाद उन्होंने लेबल पकड़ा। आपका भी नाम उसी में आता है। आई थिंक आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है सिंगिंग के लिए प्रोफेशनल? मैंने ट्रेनिंग एक्चुअली मैं अभी भी लेता हूँ। अच्छा, अभी मतलब शुरुआत जब की थी तब ली थी? नहीं, रियलिटी शो में जब आप गए उससे पहले आई थिंक कोई नहीं ली थी ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, या बहुत वेल प्रिपेयर है कि मैं एक सिंगर ही बनना है, ऐसा कुछ नहीं था शुरुआत में, बचपन में? हाँ, बचपन में नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। खेल कूद में बहुत मस्त रहते थे आप? हाँ, ये खेल कूद। रियलिटी शो में गए, रियलिटी शो से आपको प्लेटफॉर्म मिला या फिर रियलिटी शो जो है मिथ है, क्या है? रियलिटी शो को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। हम एक सवाल उठता है कि रियलिटी शो कितने रियल है, खासतौर पे सिंगिंग रियलिटी शो, क्योंकि बोला जाता है कि जितना ज़्यादा जो बेचारा दिखेगा वो ज़्यादा मतलब पॉपुलर होगा, ऐसा, या जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। हाँ, देखिए दोनों तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा है ना। तो आपके लिए रियलिटी शो क्या मतलब प्लेटफॉर्म था या फिर आपकी जर्नी कहीं और से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी रियलिटी शो से बिल्कुल शुरू नहीं हुई। मैं पहले शो करना शुरू कर चुका था। रियलिटी शो में आने से पहले मेरे लाइव शोज मैं करता था, पैसे भी कमाता था अच्छे से। अच्छा। अब मेरे को ना एक ये होता था कि ज़्यादातर नए सिंगर्स में होता है कि रियलिटी शो में जाएंगे, वहाँ पे हमारा चेहरा चमकेगा, इतने अच्छे लोग हमें सुनेंगे, बूस्ट मिलेगा, है ना। तो जैसे मैं स्टक था, मुझे लग रहा था यार मेरे को अपना प्राइस बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊं, मेरी प्रोफाइल बढ़ानी है, कैसे बढ़ाऊं मार्केट में अपना, मतलब होता है ना कि मैं
लाख रुपए ले रहा हूँ तो मैं 2 लाख कैसे लूँ? तो मुझे एक जरिया नज़र आया कि भाई रियलिटी शो में जाना चाहिए। मैंने उसके लिए मेहनत करी और मैंने कम से कम 20 रियलिटी शोज़ में मैंने ऑडिशन किए। ऑडिशन? हाँ, और उसमें से मैं 2-3 में टीवी में भी आया, लेकिन मैं किसी में भी टॉप 10 में भी नहीं गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर अलग तिकड़म होती है। ये नहीं बोलूँगा। हाँ, बायस्ड है, मतलब टीआरपी गेम ज्यादा है और टैलेंट को कम वहाँ पे तवज्जो दी जाती है। टैलेंट तो है, टैलेंट तो है, मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पे सिलेक्ट होके जा रहे हैं ना, उसको आप ये नहीं कह सकते। स्टार्टिंग में वो थोड़ा फन एलिमेंट डालते हैं, किसी ऐसी जोकर टाइप लोग दिखा के, लेकिन जो वहाँ पे सिलेक्ट होके जाते हैं ना लोग, जो 15-20 बचते हैं, सब टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी खराब है। फिर तो ये सवाल ही बात ही कहाँ से उठ जाती है कि आपको बार बार एक होता है ना, मैं बताया अभी आपको कि जो जितना बेचारा दिखेगा वही पॉपुलर होगा, ये वाला कैसे आ गया ये? क्योंकि लगातार ऐसी आई हैं चीजें, बार बार कई बार ऐसे लोग एलिमिनेट हो गए जिनको बहुत ज्यादा ऑडियंस ने माना कि यार ये जाएगा, बहुत दूर तक खेलेगा। नहीं, कुछ ऐसे लोग सस्टेन कर गए जिनको कहते हैं कि सिर्फ ये अपने, एक होता है कि जो विक्टिम कार्ड टाइप का खेल के गए वो। हाँ बिल्कुल है। देखो, हर मैंने जैसे बताया सब चीजें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। टैलेंट सब में होता है और उस स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे कम बढ़ती होता है, सब नजर आता है। कंपटीशन है ही इसलिए ना। लेकिन पहले से पहले कुछ ना चीजें वहाँ पे डिसाइडेड होती हैं कि भाई ये वाले लोगों को हमें ऊपर लेके जाना है, क्योंकि उनको भी पैसे कमाने हैं ना अल्टीमेटली। तो वो उन लोगों को ज़्यादा चमकाते हैं, उनको ज़्यादा दिखाते हैं स्क्रीन पे, ताकि वो जब ख़त्म होगा रियलिटी शो उनके साथ उनका बॉन्ड होगा और फिर वो लाइव शोज़ करेंगे तो उससे वो पैसे वैसे कमाएंगे सब मिल के, पूरी कंपनी। तो उनका ऐसा होता है। तो जैसे मैं था, मैं अपने आप को मैं कम तो नहीं मानता, बाकी सब भी अच्छे थे लेकिन मैं भी पावर नहीं मानना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी फोड़ दूंगा, मैं आगे जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। मैं बहुत एनर्जेटिक था सब, जब मैं एक मतलब कि बड़े रियलिटी शो में गया था और मैं टीवी में भी आया था और बहुत अच्छा बूस्ट मिला था। बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रहमान सर, उन्होंने बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट किए थे, है ना। तो मैं बहुत बूस्टअप था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को तीसरे एपिसोड में ही लुढ़का देंगे और मैंने तीसरे में भी बहुत अच्छा गाया था, ऐसा मुझे लगता है बाकी उनको जो लगता है वो अलग बात है। मैंने उसमें रख दे बसंती गाया था, दलेर पाजी वाला। मैं मतलब इमेजिन कर पा रही हूँ कि कैसे गाया होगा जब आपके बाकी सारे भी गाने जो करंट के उसके हिसाब से। तो मतलब मैंने पूरा अपना जान लगा के पूरा मेहनत से गाया था, लेकिन और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं एलिमिनेट होऊंगा, क्योंकि मेरे जो बैटल राउंड था वो 4 लोग थे बैटल में। जिन्होंने सबसे तगड़ा गाया था वो 2 थे, मतलब मैं था और एक बंदा और था मेरे साथ में, जिन्होंने बहुत बढ़िया गाया था। और जिन्होंने हमसे थोड़ा हल्का गाया था वो दोनों सिलेक्ट हो गए थे और हम दोनों एलिमिनेट हो गए। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ, तो वो मुझे नहीं, बहुत लोगों को होता है। और ये क्लियरिटी वही बता सकता है जो अंदर गया है, क्योंकि हम तो अंदर गए नहीं, बाहर से देखते उसी के हिसाब से जज करते हैं और जो भी थ्योरीज सामने आती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन अपना एक मिलाते हैं, कैसा होता होगा। बाकी रियलिटी तो आप ही लोग जानते होंगे पूरी तरह से। आई थिंक हमने बताया नहीं है। नहीं, मैं क्या ही करूंगा बता के पूरी तरीके से। लेकिन मतलब ये क्लियर है कि आपका जो भी जर्नी रही है आपकी, वो रियलिटी शो की वजह से नहीं है, मतलब पूरी तरह से रियलिटी शो की वजह से नहीं है। आपका जो बूस्ट है वो कहीं और से, मतलब आपकी लाइव शोज हो गए या फिर आपके। हाँ, मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि रियलिटी शोज के थ्रू, मतलब जैसे मैं मुंबई जाया करता था मतलब कि हर 40 दिनों में 1 हफ्ते के लिए। जैसे मैं अभी 2-3 साल से तो मैं वहीं हूँ, लेकिन उससे पहले का जो समय था उसमें मैं जाता था और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते रहता था, वापस आ जाता था। कुछ 2-4 काम करता था, लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता था, वापस आ जाता था। लेकिन रियलिटी शोज से एक चीज़ हुई, मुझे दिल पे बहुत चोट लगी और मुझे लगा कि यार इससे बात नहीं बनेगी, सिर्फ रियलिटी शो करने से काम नहीं बनेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा और अपने चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने बात करने के तरीके पे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाके अपनी प्रोफाइल दिखाना, अपना गाना सुनाना और खुद के गाने भी बनाना। तो ये सब चीज़ों से बात बनेगी। सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, है ना, बजाय कि मैं अपनी एनर्जी को रियलिटी शो में हर साल लगाऊं, मैं उसको दूसरी जगह लगाता हूं। तो मुझे ये जरूर हुआ, ये लर्निंग मिली उससे, लर्निंग मिली, एक सीख मिली कि भाई ये नहीं हो पाएगा, इससे हटो और दूसरा अपना काम करो बस। आगे क्या क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान यही है कि भाई जितना ज्यादा गाऊं उतना ज्यादा बढ़िया, और जितने ज्यादा शोज करो उतना ज्यादा बढ़िया। एक मोमेंट है कि आपने एक गाना गाया शंभू, आप शंभू जी के भक्त भी हैं। हाँ जी, वो आपने ऑफ कैमरा बता रहे थे आप, आपने शंभू गाना गाया, उसके बाद शायद आप बिजी हो गए किसी कामों में, कॉल आता है कि अक्षय कुमार ने उस पर परफॉर्म किया है, वो फीलिंग कैसी थी?
किसी भी इंसान के लिए वो फीलिंग ऐसी होगी जैसे वह 7वें आसमान पे चढ़ गया। हाँ। वैसा ही हुआ मेरे साथ भी। मतलब लगभग रिलीज होने से 6 महीने पहले वो मैंने गाया था। और मुंबई में एक कहावत है क्या कि भाई काम करो और भूल जाओ। अच्छा, ऐसा है मुंबई ऐसा? हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे तो, किल भी रिलीज हुई है ना, हाँ, तो राघव भाई ने इसमें एक कम से कम 1.5 साल पहले खत्म कर दिया था काम। अच्छा। रिलीज हुई है 1.5 साल बाद। अच्छा। उससे पहले वो आर्ट फिल्म है, क्योंकि तो मतलब हटके स्टोरी है, हटके चीजें हैं, तो वो सारे फिल्म फेस्टिवल्स में घूम रही थी इंटरनेशनली और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहाँ पर। तो वो भी सोच रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है ना। और आया तो इससे आया, देखो कितना तगड़े मतलब कि ऑडियंस, मतलब बहुत ही कम बजट की मूवी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब राघव को कहते हैं ना एक्टर डांसर तो बहुत बेहतरीन थे पहले से, सबको पता था, लेकिन मतलब एक्टिंग वाला जो उनका अभी दिखा है, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी मूवी की सीरीज किया, उसमें भी काफी अच्छा रहा। किल तो रहा है, किल से आपके लिए भी किल एक स्पेशल मूवी कह सकते हैं, क्योंकि आप हाँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने गाने बहुत सारे गाए, वेब सीरीज में गाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे गाए। कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी आपने उसका ओपनिंग एक्ट भी गाया था। आपको आपका नाम भी गिनीज बुक में दर्ज है। वो भी एक लक था। वो भी लक था। लक मानते हैं आप, मेहनत नहीं मानते? मेहनत करता है आदमी तभी लक साथ देता है, और लक होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने ऑडियंस को बताना कि सुधीर अपने जब भी एक्शन रिप्ले करते, जब उनकी जर्नी शुरुआत हुई थी और अब कैसे देखते हैं अपने आप को, कितना बदलाव, कितनी चेंजेस? ना, हर एक कदम एक चेंज है। मेरी जिंदगी जिस जगह से शुरू हुई थी, वजीराबाद दिल्ली में एक जगह है, ठीक है, हरिजन बस्ती बोलते हैं उसको। वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया का बोझ उठाते हैं। अच्छा, है ना। समझ अब सब समझते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बहुत बढ़िया लोग हैं, ऐसी बात। और मैं उस जगह पे उस तरह के माहौल में पला बड़ा हूँ, और वहाँ से निकल के आना, वहाँ से निकल के एक अलग जर्नी बनाना, एज अ म्यूजिशियन बाहर निकलना, जहाँ पर किसी की मानसिकता ये होती ही नहीं है कि म्यूजिक में करियर बन सकता है। हाँ। वहाँ पे तो ये बोलते हैं भाई पढ़ लिख ले, थोड़ा सा 12वीं ग्रेजुएशन भी बोलते हैं रहने दे। मेरे पापा बोलते थे 12वीं पास कर, या तो IIT कर ले, सॉरी IIT नहीं, ITI भी नहीं सोचा उन्होंने? नहीं ITI सोचा उन्होंने। अच्छा, क्या ये मतलब आपकी पढ़ने का वो जज्बा देख लिया था उन्होंने कि बोला कि नहीं IIT नहीं ITI? वो सबको पता था इसके बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई, क्योंकि नहीं था मैं उतना अच्छा ना पढ़ाई। लेकिन ये भी तो नहीं पता होगा तब कि क्या बस की क्या है, उनको भी नहीं पता कि क्या बस की क्या है। उनको भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन एक ये जरूर था कि मैंने ना गाना कभी छोड़ा नहीं। मतलब मैं गाता तो था ही, स्कूल के एनुअल फंक्शन में, या स्पोर्ट्स डे पे, या 15 अगस्त पे, या 26 जनवरी पे गाना तो मैं गाता ही था, लेकिन मैंने कभी उसको प्रोफेशनली नहीं लिया। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा इससे पैसे कमा सकता हूँ। वो तो एक समय आया ऐसा कि भाई कंपटीशन में गए, वहाँ पे पता नहीं कैसे जीत गए, पैसे मिल गए, और वो वहाँ से वो क्या कहते हैं कि शेर के मुंह खुल लग गया, ऐसा हुआ। सही बोला आपने, एकदम सही बोला, शेर के मुंह खुल लग गया। मुझे तो लगता है मनी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले तो यही डाउट था ना कि यार इस फील्ड में मैं अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं, सबसे पहले तो ये होता ना इंसान के भाई पैसे कहाँ से कमाऊंगा, ना जिंदगी कैसे चलेगी। तो जब आपने एक कंपटीशन किया और जीत गए, और जीतने के बाद मेरे को कभी घर से 500 रुपए भी नहीं मिलते थे जैसे खर्चे के लिए, मतलब महीने की बता रहा हूँ मैं, काम वाम करने के बाद मुझे पहुंचा घर का लगा के और वो सब करके फिर मेरे को पैसे मिलते थे। मतलब मम्मी देती थी, काम कराती थी। ये अच्छा था कि बाहर से बुला के रखे, डाउट आउट हो, दुनिया भर की चीजें, वो अपने ही बच्चे को रखाओ, उसको काम कराओ और पैसे। हाँ, और क्या। ये मतलब पहली बार मैंने सुना है तरीका, ये मैंने कभी मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तरीका है। पहले मुझे बुरा लगता था, अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट है ना, बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने ही घर में कर लो। ये और क्या, सबको काम बांट दो, वैसे भी तो उनको पॉकेट मनी देनी है, घर बाहर जाएगा, अपना बस का पास बनवाएगा, उसके लिए पैसे लगेंगे, है ना। कुछ चलो कॉलेज खत्म हो गया, कैंटीन में कुछ 50 रुपए का खा लिया, उसके लिए पैसे लगेंगे, तो वो दे देते थे मुझे। मतलब वो मुझसे काम करवा लेते थे सारा, और मैं पैसे दे देती थी मुझे। तो ये था, और एकदम से मैं स्टेज पे गया, गाना गाया, कोई उम्मीद नहीं, कुछ नहीं, फर्स्ट पोजीशन, 3000 रुपए सीधे सीधे। पहली कमाई उनको देख के मैं हिल गया, पहली कमाई। हाँ, एक गाना गाने का 3000 रुपए। ये तो अच्छा, ये स्कीम बढ़िया है, स्कीम बढ़िया है। फिर मैंने 3 साल कॉलेज में लगभग 150 कंपटीशन किए, और पैसे, और 70 में मैं जीता, और 10-20 में कंसोलेशन प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इस तरह से मुझे मिलते थे।
और मेरा मतलब अच्छा खासा मतलब जैसा मैंने जिंदगी जीती उससे मतलब एक लेवल ऊपर बिजनेस बढ़िया चल रहा था, बिजनेस singing बढ़िया में। चल रहा था। फिर कॉलेज मुंबई मुंबई तो अभी 2-2.5 साल पहले जाना हुआ। काम दिल्ली में स्टेबल कर लिया था अपने आप को एज हाँ, सिंगर। दिल्ली में ही। तो अच्छा, एक्टिंग लाइन में बहुत बातें होती हैं कि नेपोटिज्म होता है, हाँ। ग्रुपिज्म होता है, एक सर्कल बन जाते हैं बॉलीवुड के लोगों की अपने अपने, तो वो उसी को काम देना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो क्या सिंगर्स के लिए भी ये सब चीज़ें होती हैं? मुझे लगता है ये चीज़ सही है, अच्छा, होनी चाहिए ये? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बताता हूँ आपको कैसे। मतलब आप ये कह रहे हो कि नेपोटिज्म सही है? नेपोटिज्म एक तरीके से ठीक है, और जब किसी का हक मारा जाता है तब गलत है। अब जैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं म्यूजिक के हिसाब से बताऊंगा, उनकी एक सर्कल है, वो जिस तरह के वो गाने बनाते हैं ना, वो सर्कल पता है इंसान मतलब कि सोच के नहीं बनाता, वो ना काम करते करते बन जाता है ना। तो अरिजीत पाजी हैं जो, वो बाहर भी अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रीतम दा के साथ उनका एक अलग लेवल का कनेक्शन है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं पे काम नहीं करते हैं, लोगों को चाहिए वो, इसलिए, है ना। तो डिमांड आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी पहले तो। दूसरा, अगर मेरा बच्चा है, मेरे पास पैसा है, मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, उसको सही एजुकेशन दे सकता हूँ, सही कपड़े पहना सकता हूँ, उसको मतलब कि तरीके सिखा सकता हूँ काम करने के। फिर उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं उसको अपनी कुर्सी पे बिठा दूँ, क्या दिक्कत है। अब कट टू दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि भाई मैं बड़ा तैयार बंदा हूँ, मैं बड़ी छोटी फैमिली से आया हूँ, और मैंने बड़ी अलग ज़िंदगी जी है। आप लोगों के पास सुविधाएं थी, आपने अपने बच्चे को सारी ट्रेनिंग दिलवाई, सब कुछ करवाया, ये करवाया, आप अपन उसके लिए करो। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो आप मेरा हक नहीं मार सकते। जहाँ पे हक मारने की बात आती है वहाँ गलत है, वही चीज गलत है। तो सिंगिंग में है, सिंगिंग लाइन में है ये चीजें, मतलब एक्टिंग में तो है, मतलब लोग एग्री करते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलते, कुछ लोग ऑफ कैमरा भी बात करते, कहते है, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स ने भी इस बात को एग्री किया है बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में। तो सिंगिंग लाइन में है ये चीजें भी, यहाँ भी है? मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। आपको पर्सनली नहीं हुआ? नहीं, पर्सनली नहीं हुआ। अच्छा, पर्सनली मैंने यही देखा है कि अगर मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मुझे मौका मिल जाएगा, मुझे पक्का मिल जाएगा। और मैं तो ये मानता हूँ, अगर मेरा हक मार भी रहा है ना कोई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस देखिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल। और क्या, मतलब क्या कमियां, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज की कमी क्या है। 140 करोड़ है हम, और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है ना, मतलब कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मेरा हक, मतलब कि मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई, फिर आएगी। आप दिल्ली में स्टेबल हो चुके थे, उसके बाद आपने मुंबई का रुख किया। मुंबई क्या सच में सपनों का शहर है सबके लिए? हाँ बिल्कुल, पूरे हो जाते हैं सपने वहाँ जाके? सही डायरेक्शन में काम करोगे, मेहनत लगन से काम करोगे। अब वो तो वही वाली बात हो गई ना कि मेहनत आप पूरी कर रहे हो लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ से सपने पूरे मतलब मुंबई में चांसेस ज्यादा होते हैं? चांसेस ज्यादा होते हैं। आप दिल्ली से गए तो आपको लगता है कि ये सही डिसीजन था? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था। अब दिल्ली तो है ही ना अपनी, जब मर्जी मैं आ जाता हूँ। ये तो घर है। और क्या, ये तो घर है। इधर परफॉर्मेंसेस भी, शोज भी वगैरह होते हैं, तो बड़े प्यार मिलता है वैसे भी, है ना। लेकिन मुंबई में रहना मेरे लिए इसलिए बहुत आवश्यक भी है, और मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चालू है। अच्छा, वहाँ पे नई नई चीज़ों की ट्रेनिंग। यहाँ पे आके तो वो ट्रेनिंग मैं निकालता हूँ स्टेज पे। हाँ, मतलब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो वो ट्रेनिंग साहब, उसका जो मैं काम करके आया उसका रिजल्ट मुझे मिलता है ना। मुंबई में मैं काम करता हूँ, और अलग अलग गाने गाने का मतलब, अलग अलग लोगों के पास जाने का मतलब यही है कि आप रोज कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, और वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सीखते रहोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना एकदम तगड़ा रहेगा। तो वो वहाँ पर ये है, वहाँ पर रह के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर रहता है। अच्छा, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि आप एक वेडिंग में परफॉर्म कर रहे थे। हाँ। वहाँ आपको हैरेस किया गया। हाँ। और बोला गया कि भाई, मतलब थोड़ी सी ज़बरदस्ती हो गई कि भाई मेरा ये सॉन्ग गा दो, ये गा दो। बहुत डिमांड्स हो रहे थे, और बहुत उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हाँ। और आपके साथ नहीं, लाइव परफॉर्मेंस में बहुत बार होता है ऐसा। सुनिधि चौहान के साथ परफॉर्म कर रही थी, बॉटल फेंकी गई। मोनाली ठाकुर के साथ एक कॉलेज में बदतमीजी हुई, और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब सिंगर लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। ऐसे कंडीशन में, मतलब एक सिंगर जब परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, पूरी स्पॉटलाइट उसके पास है,
कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि थोड़ा भी गलत रिएक्ट करता है तो उसके लिए हेडलाइंस बन जाएंगे, अरे देखो ऐसे रिएक्ट कर दिया। नहीं करता है तो उसकी मतलब क्या वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? आपने तो बिल्कुल आपके साथ बीती है वो चीज़। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। एक ना मतलब एक अपने मिजाज में होता है जब सिंगर परफॉर्म कर रहा होता है ना, एंटरटेनिंग माहौल है। हाँ, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल करना ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसा अगर किसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फैमिली का कोई बंदा आता है ना और उसके साथ होता है ना, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सुनिधि मैम ने बहुत प्यार से बढ़िया तरीके से हैंडल किया था उस चीज को, और वो कुछ हो गया वो गई, ट्रिक मूवमेंट आई और चली गई। शायद मोनाली ठाकुर जी उतना सही से नहीं कर पाई, या उनके इमोशंस बाहर आ गए। अरिजीत पाजी हैं, उनको मैंने देखा था एक कंसर्ट में, उनके हाथ पकड़ के खींच रहा था कोई, है ना, तो वो बहुत बहुत काम एंड कंपोज बंदा है ना, और वो मतलब कि कोई भी सिचुएशन आती है ना उसको हैंडल कर लेते हैं। कोई उनका फैन आ जाता है, उनको गले लगा लेता है, तो उनको भी मतलब बाउंसर को भी बोल देंगे भाई रहने दे, रुक जा, उसका मन की इच्छा है पूरी होने दे, है ना। फिर एक होता है ऐसा बंदा जो सिचुएशन को संभाल लेता है, और एक होता है संभाल नहीं पाता है। और हम तो ग्राउंड लेवल वाले हैं, है ना, हमें तो पता है हम कहाँ से शुरू करके आए हैं और किस किस तरीके की चीज़ हमारे सामने आ सकती है। ऐसा प्राइवेट फंक्शंस में थोड़ा ज़्यादा होता है। कॉन्सर्ट में क्या है कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो एक आध दो है ना कि अराजक तत्व आ जाते हैं बीच में जो ऐसे काम करने वाले होते हैं, लेकिन 90% नहीं होते ऐसे लोग, 5-7-10% होते हैं। मतलब वहाँ पे तब अजीब ही हो जाता होगा माहौल उनके लिए कि अरे अब क्या करें, क्योंकि आप बिल्कुल लाइव हो, सब देख रहे हैं आप लोगों को, मतलब होता है। वही मैंने बोला कि होता सब कुछ है, आपको संभालना आना चाहिए कि अपनी टीम को पूरा अवेयर करके रखो। रोकने के लिए कोई नहीं होना चाहिए लाइक कि, या फिर ऑडियंस ऐसी ऑडियंस डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा। कुछ ऑडियंस ऐसी होती है डिस्टर्ब करने वाली, और वो सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं डिस्टर्ब कर रही होती, वो अपने आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, कि जो एंजॉय कर रहे हैं, जो उनकी वजह से बोलते हैं यार ये कौन आ गया, इनको भगाओ यहाँ से। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो तो प्राइवेट फंक्शन का था वो। लेकिन वहाँ पे क्या किया आपने? गाया फिर धोया बाद में बाहर निकल के? फंक्शन से निकलने के बाद धोया आपने? नहीं कोई नहीं धोया, मुझे धो देते वो। अच्छा, ऐसा माहौल हो गया था? मैं भाग गया वहाँ से, मतलब काम खत्म करके भागा। तब गाया 2-3 बार किया उन्होंने? फिर आपने मेरे स्टेज पे आए, एक होते हैं ना फूफा जी, अच्छा, और वो शादी के मुंह फुलाए फूफा जी। हाँ, मंदार कहीं जगह है राजस्थान में, और आपको पता ही है मतलब गाँव में तो फिर राइफल और बंदूकें सब तो कॉमन होता ही है सबके पास, तो उनके पास थी, मुझे पता नहीं था। लगा हुआ था इधर और मुझे पता नहीं था, और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे बार बार कि भाई ये गाना गाओ, और मुझे वो आता नहीं था। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं कई बार, है ना, तो कैसे परफॉर्म करेगा आदमी सारे के सारे गाने। हाँ, तो कोई आता है एक आधा गाना, तो मैं उनकी फरमाइश के लिए, भाई उनका दिल रखने के लिए 2-4 लाइनें गा दी ऐसे। अब वो तो बिल्कुल ही नहीं आता था, तो मैं इग्नोर कर रहा था उसको, उस रिक्वेस्ट को मैं बार बार इग्नोर कर रहा हूँ कि नहीं गाना है, हाँ करके। तो अब वो स्टेज पे ही आ गए एक तरीके से, मतलब वो बिल्कुल यहाँ थे, तमंचा दिखा के निकाला नहीं, मतलब आपको ये पता था कि है इनके पास? उनका मुझे नहीं दिख रहा था, मेरा क्योंकि दिमाग वहाँ पे था, सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं उनको एंजॉय कराऊंगा वो सब, है ना। अब एक बंदे की थोड़ी ना मैं सुनूंगा, मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं सबके साथ, सबको मजा आ रहा है, उनको और एंजॉय कराते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। तो मेरा पकश जो तबला बजाता है, मेरा भाई है, उसने मुझे बहुत ही मतलब कि गलत वे में बुलाया अपने पास, कह रहा तेरे को मरना है क्या, गा दे। हाँ, वो कुछ कह रहे हैं ना, उनकी बात पूरी कर दे। मैंने क्या हो गया भाई, एक बंदे की थोड़ी ना मानूंगा मैं, इतने सारे लोग हैं। फिर उसने मेरे को बोला था कि वहाँ देख, उसने मुझे इशारा करके दिखाया, और फिर उन्होंने वहाँ पे जब उन्होंने देख लिया ना, इस लड़के ने नोटिस कर लिया, और वो शराब भी पी हुई थी, तो उन्होंने निकाल दिया वो। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, और मैंने उनके पास जाके उनको बोला सर मेरे को ये गाना आता नहीं है, अब मुझे 10 मिनट दो सीख के तब गाऊं। हाँ, मैं उसको पीछे गया, वो 2-3 लाइन मैंने रिकॉर्ड, मतलब जो थी उस गाने की, मैंने सुनी, और सुन के अपना सिर्फ वो 2-4 लाइनें मैंने कम से कम एक ही अटेम्प्ट में 3-4 बार गाई वो मैंने। फिर मैंने रिपीट करी, 3 बार रिपीट करी, तो फिर वो शांत हुए। और उसके बाद फिर मैं उस जगह पे रुका नहीं, परफॉर्म किया मैंने सीधा, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर था। अच्छा। तो मैं, ऐसा होता है कि अगले दिन की हमारी फ्लाइट है, तो परफॉर्मेंस के बाद हम अपने होटल में स्टे करेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला, क्योंकि मैं भी डर गया था, मेरे टीम मेंबर्स भी डर गए थे, और उनके साथ ऐसा नहीं था एक ही बंदा था बंदूक लेके, 7-8 लोग थे, और सबके पास, किसी पे राइफल थी, किसी पास हाथ वाली थी, किसी के पास कट्टा, अलग अलग मामले थे उनके पास।
तो अब मैंने कहा यार बंदों को नाराज तो कर ही दिया है, अब रात में अगर कुछ भी उल्ट सुल्ट हो जाए, कुछ गलत हो जाए, इससे अच्छा चलो यहाँ से। अभी देखो हम कितने हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस इशू है यार। हाँ, सीरियस था। आर्टिस्ट के साथ ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस कंसर्न है। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो छुपा रखे हैं बिल्कुल, जो अभी तक बताया नहीं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव चाहिए मुझे तो। देखो बताने के लिए ना मुझे ऊपर जो मेरे बैठे हुए लोग हैं उनकी मतलब उनकी जो परमिशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना, उनकी वो बोलेंगे तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। ब्रह्मास्त्र 2 के म्यूजिक पे कुछ तैयारी तो चल रही है बहुत तगड़ी? नहीं वो तो चलती रहती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चल रही है। ब्रह्मास्त्र तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वैसे भी, तो उसका तो डिस्क्लोज तो वैसे मतलब कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या तो चल रही है ना तैयारी, मतलब आपका है ना उसमें? अभी तक कुछ पता नहीं मुझे। अभी तक आपको नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा होगा। आलिया रणबीर का कंफर्म हो गया, सब दीपिका का भी कंफर्म ही है। अब सिंगर साहब बड़े बड़े लोग हैं ना, नहीं सिंगर साहब का भी हो जाए। म्यूजिक में पता क्या होता है, एक ही गाना ना काफी सारे सिंगर्स गाते हैं पहले, सेलेक्ट होने से पहले, और जब जो जिसकी डिमांड है ना उसी के बाद में फाइनल होता है। अच्छा, आपको पता नहीं होता था ये गाना आपने रिकॉर्ड किया है और ये गाना मूवी में होगा या नहीं, ये नहीं पता होता रिकॉर्ड करते टाइम? मुझे पता होता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता होता कि एक पिक्चर कौन सी है, ये इसमें एक्टर कौन सा है, ये सब नहीं पता होता। अच्छा, तो एक्टर नहीं पता होता? क्योंकि मैंने तो सुना कि पहले जब गाने रिकॉर्ड होते थे तो सिंगर को बताया जाता था कि ये एक्टर है, ताकि वो उसको इमेजिन करके उसके हिसाब से गाए हुए अंदाज उसका हो। बदल गए हैं पुराने गाने तो अब इतना ये सीक्रेट, इतना प्राइवेसी क्यों? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं ना सवाल भी नहीं करता हूँ। मैं बस ये कहता हूँ काम करते हैं अपना। हाँ, मैं बस भगवान से ये कहता हूँ कि मुझे काम मिल रहा है और बस धन्यवाद, आप काम दिलवाते रहो। क्या रिवीलिंग करना होता है? फिल्म का नाम, एक्टर जिसके लिए वो आपने गाना गाया है, और प्रोडक्शन हाउस, कुछ भी रिवील नहीं करना होता? कुछ भी रिवील नहीं कर सकते। मैंने सुना किल वाला गाना अभी कावा कावा आपको दोबारा सुनने नहीं दिया गाने के बाद, ऐसा हुआ था? हाँ, तो दोबारा मैंने कहाँ सुना, रिलीज से पहले नहीं सुना मैंने। सुनने नहीं मैंने पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हुआ, कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस उन्होंने बस बोल दिया। हिट होने के बाद बिल्कुल सरप्राइज वाला लग रहा होगा। हाँ, कि मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि मैं बस अपना जो भी मुझे काम दिया जा रहा है ना, वो मैं हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके बस करता जाऊं और भूल जाऊं। जब वो जैसे आएगा आएगा, अच्छा ही आएगा, अच्छा आएगा। हाँ, बस यही रहता दिमाग में कि सब बढ़िया होगा। पॉप कल्चर पर आपका क्या कहना है? पॉप कल्चर या फिर कोई ऐसा सिंगर जिसको आपने फॉलो किया हो शुरू से? मेरे 2-3 सिंगर्स हैं जिनको मैंने हमेशा फॉलो किया है, जैसे कि कैलाश खेर सर हैं, सुखविंदर बाजी हैं, और हमारे आज एक नए सिंगर है दिव्या कुमार सर हैं, और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जैसे रहमान सर हैं, और विशाल भारद्वाज सर हैं, और एक बाहुबली आने के बाद जो हमारे MM किरवानी सर हैं, उनसे मेरा थोड़ा सा तारुफ हुआ। मतलब उन आमने सामने नहीं, मतलब मैंने उनका म्यूजिक सुना, फिर मैंने देखा यार ये कौन बंदा है, ये तो मेरे मनपसंद टाइप के गाने बनाते हैं, है ना, तो उनसे मेरा वो हुआ। तो बेसिकली मेरे 2 मतलब फेवरेट सिंगर्स हैं, सुक्की पाजी और कैलाश खेर सर। तो ये इन लोगों को सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। कुछ थोड़ा मास्टर सलीम। रैपर्स वगैरह पसंद आते हैं आपको या फिर रैप वाइप का सोचा है? मैंने रैप और पॉप कल्चर अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अंदर देसी और इंडियन एलिमेंट्स होने चाहिए। मेरा बस यही कंसर्न। बिल्कुल देसी हो? हाँ, मानते हो? अपने कंसर्न यही है कि अपने रूट्स उसके अंदर थोड़े नजर आने चाहिए। रैपिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, रैपिंग हमारे कल्चर में ऑलरेडी पढ़ंत वगैरह हैं क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, है ना, वो जो डांस करते हैं कथक वगैरह और वो भरतनाट्यम वगैरह, उसमें बोल होते हैं ना बहुत सारे, तो एक तरीके से वो रैप की तरह ही होते हैं। तो बहुत सारे रैप ऐसे भी हैं जो शुद्ध हिंदी में हैं, पंजाबी में हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, जो अच्छे हैं। जो वल्गर हैं, जो उल्टे हैं, बेकार हैं। अच्छा, वल्गर आपने बोला अभी, तो इसके लिए कभी आपके पास ऐसा आता है कि आपके पास काम है और थोड़ा कंटेंट आपका जो भी गाना है वो थोड़ा सा वैसे है, वल्गर बोल सकते हैं, या फिर मतलब होता है जैसे कि चमकीला फिल्म हमने देखी, उसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि आर्टिस्ट के लिए उसका काम इंपॉर्टेंट है पहले। हर किसी की अच्छा बुरा नहीं सोचना हमेशा जरूरी नहीं होता, जो पसंद आए लोगों को वही एक आर्टिस्ट का काम ही कि वहीं करे वो वही करे। तो आपका अगर इस पे क्या टेक है कि अगर ऐसा आता है कभी ऐसा प्रोजेक्ट, तो आप करोगे? हाँ करोगे या फिर उसको मना कर दोगे? अगर बहुत ही ज्यादा खराब होगा तो मैं मना कर दूंगा, मतलब आप मना लेकिन ऐसा होता है ना, मतलब हर चीज का ये नहीं होता कि सीधा ऊपर या सीधा नीचे, मतलब कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे में होता तो कर लोगे, ब्लैक तक जाता है तो मना कर दोगे? मना कर दूंगा। बिल्कुल ही खराब होगा तो फिर तो मतलब शब्द बिल्कुल ही खराब हो गए तो क्या फायदा गाने का। आपकी इमेज आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो, आप जिस तरीके से
अपने आप को दर्शाना दिखाना चाहते हो, आप बिल्कुल ही उससे अलग हो जाओगे, बल्कि आपको जो प्यार करने वाले लोग हैं वो गाली बकेंगे, है ना, तो हंसेंगे। सुधीर आप अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहते हैं? मतलब आपने तो भक्ति वाले सॉन्ग्स भी गाए हैं और मतलब बॉलीवुड वाले पॉप ये भी गा रहे हैं, तो किस तरह के आप एक होता है कि सिंगर है, उसकी चाहता है कि खुद की उसकी एक पहचान बने कि इसमें तो पूरा इस फील्ड में माहिर है, तो सुधीर कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं? मेरे कुछ निच हैं, मतलब कुछ कुछ अपनी खासियतें हैं गाने की जो मुझे लगती हैं, और मैं उसको पॉलिश भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। मोटिवेशनल सॉन्ग्स मैं गाना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स मैं गाना चाहता हूँ, भक्ति तो मैं गा ही रहा हूँ, है ना, रिबेलियस सॉन्ग, रिबेलियस, है ना, और कल्ट क्लास, और मतलब इस तरह के गाने जो मतलब कि बड़े, मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरी टर्मिनोलॉजी है ये खतरनाक होने चाहिए, वाले, है ना, जिम में पॉलिटिकल गाने, पॉलिटिकल गाने, मतलब वो वाले पॉलिटिकल नहीं, चुनाव प्रचार वाले नहीं। समझ रही हूँ। मतलब कि जो मूवी होती है ना पॉलिटिकल, उसके जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं, टाइटल ट्रैक सिंगर हूँ मैं। अच्छा, यस, मैं अपने आप को वैसा ही बनाना चाहता हूँ, टाइटल ट्रैक भाई, टाइटल ट्रैक बनाना हो अगर डायरेक्टर को तो सुधीर को कांटेक्ट करें, बिल्कुल पूरे ओपन है, और इन्होंने किल से बता भी दिया कि मैं गाना गाऊंगा और वो बन जाएगा, बिल्कुल फिल्म का एंथम सॉन्ग कहते हैं वो बन जाएगा, खतरनाक वाला। आपने भक्ति सॉन्ग अभी शंभू किया हुआ है आपने, तो आपने अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही, इसमें बताया आपने कि ये आजकल जो लोग हैं वो बहुत वैसे चाह रहे हो, मतलब गाना बिल्कुल शंकर भगवान का अगर आ गया तो उसमें बिल्कुल जोश वोश चाहिए, मतलब सॉफ्ट नहीं चाह रहे। हाँ, तो आपका एक सॉन्ग है वो बन गया है ना कि भाई बांके बिहारी का अगर तो कोई गाना करना है तो बड़ा प्यारा सा होगा और वैसा मधुर होगा, बिल्कुल मधुर होगा। अगर भोलेनाथ का है तो उसके अंदर एकदम रौद्र रूप दिखाना है ना, तांडव दिखाना है वैसा। मेरे 2-3 मतलब 6-7 मेरे भी भोले जी के लिए मेरे गाने हो चुके हैं, उसमें से एक बहुत प्यारा गाना है, वो उतना चला नहीं वो, लेकिन बहुत प्यारा गाना है, और अलग अलग स्वरूप है, कितने स्वरूप हैं आप गिनते गिनते थक जाओगे भोलेनाथ के, है ना, तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्यारे है, वो बहुत शांत है। मानते हो बहुत, मतलब एक आर्टिस्ट बहुत मानता है इन सब चीज, मतलब भक्ति को, रिलीजियस पर्सन हो बहुत। हाँ, सबका मानने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ। और कोई किसी देव को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, लेकिन मानते तो सब है, मैंने तो देखा है सबको मानते हैं। मतलब आर्टिस्ट लोग जो भी होते हैं, जो भी आप जैसे कि आप लोग रिकॉर्ड करते हो, रात रात भर रिकॉर्डिंग चलती होगी आपके, तो ये जितने आर्टिस्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं सब एक एनर्जी को कनेक्ट करते हैं और अपना कुछ मान के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जैसे जिनको एनर्जी कनेक्ट ही रात को करती है इसलिए जितने सारे रिकॉर्डिंग्स रात को होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, मतलब कि उनको जो होता है ना, उनका क्रिएटिव पार्ट जो होता है शरीर का, वो उसी समय जागता है, वो उनको लगता है ये आमद आई है, कुछ अब आया, अब कुछ निकल के आएगा स्वाद। हाँ, अब आएगा स्वाद। अच्छा, बॉलीवुड में पे पैरिटी पर कैसा हाल है वहाँ का, मतलब सिंगर्स के साथ? मैं आपको सच बताता हूँ, मैं पैसे नहीं मांगता। तो आप क्या मतलब ऐसे गाते हो, फ्री में गाते हो? मुझे बिना पास पैसे मांगे पैसे मिल जाते हैं ना, क्योंकि। अच्छा, तो आप कभी डिमांड नहीं रखते कि इतना इतना इतना? बिल्कुल, मेरे लाइव शोज में मेरी डिमांड होती है। अच्छा, लाइव शोज में आप कहते हो, जो रिकॉर्डिंग करते हो फिल्म या सीरीज के लिए, उसके लिए आप पैसे मांगते नहीं, सामने से जो देते हो अपने आप मिल जाता है। फ्री में गाए आपने कभी किसी फिल्म के लिए? ऐसे फिल्म के लिए नहीं, लेकिन मैंने फ्री में कम से कम 40-50 गाने गाए हैं। मतलब ऐसा क्यों, मतलब शौक था या फिर नहीं गाने नहीं था कोई? आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो जिनको मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन वाले जो होते हैं ना, अच्छा, वो होते हैं, और आप नए आते हो ना तो वैसे भी आपको काम नहीं मिल रहा। तो आपको है कि पहले मतलब मुझे अपना काम दिखाना है तो उसके लिए मैं फ्री में भी कर लूं। प्रोफाइल बनाने के लिए करना पड़ता है, मन नहीं होता, किसी का मन नहीं होता फ्री में करने का काम। बल्कि हमको जो हमारे सीनियर जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, वो गाली देते हैं, यार ये हमारे काम काट रहा है। अगर इसने फ्री में कर दिया तो जो मेरी डिमांड थी वो कम हो जाएगी। हाँ, मतलब उनकी तो है ही है ना डिमांड। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो किसी बड़े सिंगर ने गाए हुए हैं, उनको बड़े पैसे दे रखे हैं, मतलब डिमांड उनकी बड़ी है। तो अगर उन्होंने मना कर दिया ये गाना गाने के लिए, या फिर प्रोड्यूसर ने ये सोच लिया कि यार ये बंदा जो कम पैसे ले रहा है ये बढ़िया गा रहा है गाना, तो इससे गवा लेते हैं ना, हम इससे हम एक आर्टिस्ट तैयार भी कर रहे हैं, तो जो बड़ा सिंगर है वो ये बोलेगा कि हमारा काम काट रहा है यार ये। तो होता है ऐसा, मतलब फ्री में गाना पड़ता है जब आपको शुरू में काम नहीं मिल रहा है, तो अपनी सिंगिंग दिखाने के लिए कि चलो भाई मेरा ये है, बिल्कुल गाना पड़ता है। और मैं बॉलीवुड का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मैं कोई भी उसके लिए कभी पैसे मांगता नहीं हूँ। जो सामने वाले लोग हैं वो इतने अच्छे हैं जो मुझे काम दे रहे हैं, उनके दिमाग में खुद है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब कि मेहनत आना मिलना चाहिए, तो मिलता है।
अच्छा खासा मिलता है। कोई मतलब जिस लेवल पे मैं हूँ उस हिसाब से, अब 2-4 गाने और हिट हो जाएंगे तो और अच्छे से देंगे वो लोग। तो कभी मैंने मांगा नहीं, लेकिन कृपा होती है कि वो खुद ही अपने दिल से अच्छे पैसे दे देते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अभी जो जो जनरेशन है वो मतलब बादशाह वगैरह पॉप सिंगर्स को ज़्यादा मतलब तवज्जो दे रही है, मतलब जो भी हमारे पहले के सिंगर थे या 90s के सिंगर हो गए, कुमार सानू हो गए और काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, तो मतलब जो ऑडियंस की हमारी जो भूख है लिरिक्स की या फिर सॉन्ग की, काफ़ी टेस्ट बदल गया है? ऐसा है कि अभी भी है, अभी अब चाहो तो दे सकते हो, लेकिन हमारे पास शायद बन ही नहीं रहे वैसे सॉन्ग्स ज़्यादातर? मैं कहूँगा कि गाने हर तरह के बन रहे हैं, ऑडियंस का टेस्ट डिफरेंट हो गया है, लेकिन ऑडियंस आज भी हर तरह की मौजूद है। हम जब यूपी में जाते हैं ना, और हम वो क्या बोलते हैं उसको, फटफट सेवा, और वो क्या क्या होता है, जुगाड़। अच्छा, हाँ। जुगाड़ की वो टेम्पो नहीं होता? हाँ, समझ गई, है ना, मतलब काफी मुझे सारी नाम जगहों नहीं पे आता, चलता है। लेकिन वो पता है भैया को पता है क्या जुगाड़। होता है। अच्छा, मतलब जैसे वो टेम्पो होते हैं ना, उसमें लोग लद के जाते हैं, ट्रैवल करते हैं 10-10 रुपए में। जुगाड़ बोलते हैं उसको। अच्छा, जुगाड़ बोलते हैं। मतलब मुझे वो मैंने देखा है, लेकिन ये नहीं पता बोलते हैं उसको एग्जैक्ट क्या है। हाँ, वो जुगाड़ होता है। अच्छा। तो कहाँ पे थे हम, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उस पे गाँव में जाते हैं ऐसे सॉन्ग्स के लिए बोला आपने। हाँ, तो मैं उसमें ये बता रहा था कि तो जो जुगाड़ में ना, कुमार शानू, उदित जी, अलका जी और हमारी अनुराधा जी, इन सब के गाने चल रहे होते हैं। अभी भी चल रहे हैं। अभी भी चल रहे तो होते मैंने बस में एक्सपीरियंस किया कि बस में जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो बस में गाने बजते हैं। बजते हैं, बिल्कुल बजते हैं, डेफिनेटली। तो वो ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बस एजुकेशन और उनके जो रहन सहन का जो फर्क है वो है। जैसे वो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनका एक नॉर्मल काम होता है ना, गांव के लेवल पे काम होता है, और उनको उनका टेस्ट वही है 90s वाला, है ना। जो लोग शहर में आ जाते हैं। आप कौन से हो? मुझे तो सारे पसंद है, मुझे तो पुराने बहुत सारे पसंद है। अब ये लोग मुझे बोल देते हैं ना कि भाई तुम गा के सुनाओ पुराना गाना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को तो इस तरह के पसंद है। ताकि फिर कोई निकाले ना, बोले कि भाई अब तो तुम गाओ। क्योंकि खराब लगते हैं मेरी आवाज पे। अच्छा। वो उतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अपनी ऑडियंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जो आपको मतलब पसंद भी कर रहे हैं और जो जिनके लिए आप चाहते हैं कि और आपको जाने और आपके गाने सुने देखें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का प्यार और ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरे गाने अब आते जा रहे हैं धीरे धीरे, सबको आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो प्यार दीजिए और उसको स्प्रेड कीजिए, बढ़ाइए, तभी शायद ये चेहरा, ये आवाज़ और ये नाम बुलंदियों तक पहुँचेगा। तो आपका प्यार और ब्लेसिंग्स सबसे बड़ी चीज़ है, वो देंगे तो सब कुछ साकार हो जाएगा। जय भोलेनाथ। थैंक यू सुधीर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।